अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडप्रिज्म। हम जनरल पैथोलॉजी में मिसलेनियस टॉपिक्स कर रहे हैं। उनमें जो है आज हमारा थर्ड टॉपिक है हाइपरटेंशन। स्टार्ट करते हैं। हाइपरटेंशन बेसिकली क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है कि एक परसिस्टेंट जो है वो हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है, यानी कि हाइपरटेंशन उसको नहीं हम कहेंगे कि वन डे हाई बीपी हुआ और उसको हाइपरटेंशन कह दिया। हाइपरटेंशन इस तरह से होता है कि वीक एक गुजर जाए या एक मंथ गुजर जाए, हाई ब्लड प्रेशर जा रहा है, लो नहीं हो रहा, वो नॉर्मल नहीं हो रहा, तो वो जो है वो हाइपरटेंशन के केस में आएगा। बेसिकली इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है फॉर ईयर्स, यानी कि ये एक साइलेंट किलर के तौर पर काम करता है, लेकिन काफ़ी अरसे तक जो है ये पता ही नहीं चल पाता कि किसी इंसान को जो है वो हाइपरटेंशन है, यानी कि डायग्नोज ही नहीं हो पाता हाई बीपी इस तरह से। और इसका डायग्नोसिस जो है मल्टीपल रीडिंग्स पे जो है वो बेस करता है। लाइक नॉर्मल जो है हाइपरटेंशन, नॉर्मल जो है बीपी नॉर्मल जो होता है वो हम सबको पता है कि लेस देन 120 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी होता है, लेकिन एलिवेटेड जब वो होगा तो वो 120 से इंक्रीज़ कर जाएगा हाई बीपी। अगर हाइपरटेंशन का केस आ जाएगा तो वो 130 से इंक्रीज़ कर जाएगा हाइपरटेंशन स्टेज 1 में। हाइपरटेंशन स्टेज 2 में क्या होता है कि वो 140 से भी इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ये। और फिर ये जो है वो मल्टीपल ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज करता है। इनमें मेन जो ऑर्गन्स, टारगेट ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं हार्ट, ब्रेन, किडनीज एंड आइज़। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स देखते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? डिजीनेस फील होती है, इरेगुलर हार्ट बीट, नोजिया, वोमिटिंग, फैंट महसूस करता है एक इंसान, लो ब्लड प्रेशर रहता है, हाई ब्लड प्रेशर भी, और फिटीग भी, थकन, थकावट और जो है वो सुस्ती सुस्ती महसूस होती है। जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के सिम्टम्स हैं उनमें आ जाता है डिजीनेस तो है, लेकिन स्वेयर हेडेक आ जाएगा और विजन प्रॉब्लम्स आएंगी, नोजिया, वोमिटिंग होगा, ट्रबल ब्रीथिंग होगी, चेस्ट पेन, ये सारी जो हैं वो इसकी सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है कि हाइपरटेंशन जो है इसके दो फेसेस होते हैं। लाइक दो तरह से हाइपरटेंशन होती है, एक तो होती है प्राइमरी और सेकंड जो है वो सेकेंडरी। प्राइमरी इसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, 90 to 95% केसेस जो होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई एक सिंगल आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं होता, यानी कि ये मल्टीपल जो है कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। लाइक जेनेटिक, इन्वायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल जो हैं सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होके वो कंबाइन होके जो है वो हाइपरटेंशन कॉज करवा रहे होते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है? किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से जो है वो हाई बीपी हो रहा है। प्राइमरी में एक सिंगल डिजीज़ नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बीपी हाई हो रहा है। सेकेंडरी में सिंगल एक आइडेंटिफाइबल डिजीज़ है जिसकी वजह से जो है वो हाई बीपी हो रहा है। कॉमन कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? रीनल डिजीज़ आ जाती है। रीनल डिजीज़ में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाता है, यानी कि आर्टरीज जो हैं वो नैरो हो जाती हैं, जिससे किडनी को ये लगता है कि बीपी जो है वो लो है, लेकिन क्योंकि ब्लड प्रेशर की मूवमेंट कम हो रही है, लेकिन रियल में क्या होता है कि वो बीपी जो है वो हाई होता है। और फिर किडनी क्या करती है? ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती है जो उस बीपी को और ज़्यादा हाई कर देते हैं, हाइपरटेंशन की तरफ ले जाते हैं। क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एंडोक्राइन में आ जाता है प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी कि एल्डोस्टेरोनिज्म में ये होता है कि एड्रीनल ग्लैंड पर ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं। उन केस में जो है उस केस में जो है वो एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है। और फिर किडनी, एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है कि उसने जो है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करना होता है। लेकिन इन केस के वो ओवर प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर किडनी जो है वो सोल्ट और वाटर को जो है वो रिटेन करेगी और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, उसकी वजह से बीपी इंक्रीज़ होगा। कुशिंग सिंड्रोम में भी जो है हाइपरटेंशन का केस आता है। फियोक्रोमोसाइटोमा में भी। वेस्कुलर में कॉर्क्टेशन ऑफ द आयोटा, यानी कि आयोटा जो है लार्ज आर्टरी जो है वो जो है नैरो होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है ड्रग इंड्यूस्ड, यानी कि ये नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये भी हाइपरटेंशन कोज करती हैं। डीकंजेस्टेंट्स भी, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी जी, ये सारी मेडिसन जो हैं ये भी जो हैं वो हाइपरटेंशन कोज करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि पैथोजेनेसिस क्या है प्राइमरी हाइपरटेंशन की। तो जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि ये किसी एक डिजीज़ या एक कॉज नहीं है, इसके पीछे मल्टीपल जो हैं वो फैक्टर्स इन्वॉल्व होकर हाइपरटेंशन कॉज करवाते हैं। इनमें क्या होता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में हाइपरटेंशन चली आ रही है, जेनेटिकली ये एक डिसऑर्डर हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। डाइट में जो है वो हाई सॉल्ट इनटेक किया जा रहा है, पोटाशियम जो है वो लो है, इस वजह से भी, ओबेसिटी की वजह से, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो हाइपरटेंशन हो सकती है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। कुछ फिजियोलॉजिकल रेगुलेशंस होती हैं, लाइक कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है।
रीनल सोडियम हैंडलिंग और न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन, इन सारी डिसरेगुलेशन की वजह से जो है हाइपरटेंशन हो सकती है। कॉजेज़ आ जाती हैं हाई ब्लड प्रेशर की, इसमें आ जाता है जेनेटिक्स, यानी कि फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से, और अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एजिंग की वजह से भी जो है हाई बीपी होता है। यानी कि हम अक्सर देखते हैं कि जो एजिड लोग होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर जो है वो अमूमन हाई होता है। हाई सॉल्ट इनटेक, इसकी वजह से भी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है। कोर पैथोजेनिक मैकेनिज़्म 1, यानी कि इसमें अब डिफरेंट मैकेनिज़म्स हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। उनमें फर्स्ट नंबर पे आ जाता है वेस्कुलर एंड रीनल पाथवेज। इसमें क्या होता है कि हाइपरटेंशन के केस में अब ये पैथोजेनिक मैकेनिज़म्स चलती हैं हमारी बॉडी में। वेस्कुलर रीनल पाथवेज में जो है वेसल्स में क्या होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से ये होता है सारा काम। डिसफंक्शनल एंडोथीलियम, एंडोथीलियम जो है उसमें क्या होगा कि वेजोडाइलेटर्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, यानी कि वो बेसिकली नॉर्मली वेजोडाइलेटर्स को जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं एंडोथीलियल सेल्स, लेकिन इन केस के कोई डिसफंक्शन हो गया तो वेजोकंस्ट्रिक्टर जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। देन आ जाता है कि वेस्कुलर रीमॉडलिंग। वेस्कुलर रीमॉडलिंग में क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है स्मूथ मसल्स की हाइपरट्रोफी की तरफ भी जो है वो लीड करता है, यानी कि स्मूथ मसल्स जो हैं वो उनका साइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। काम जो है अगर मसल्स को ज़्यादा करना पड़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है और अक्सर जो है वो हाइपरट्रोफी की तरफ लीड करते हैं। वॉल थिकनिंग होगी जो फिर नेक्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेगी। रीनल सोडियम हैंडलिंग में भी अगर कोई किडनी की किसी मतलब किडनी में कोई डिफेक्ट आ गया है और वो जो है सोडियम को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, तो ये भी जो है ये एक इसकी पैथोजेनेसिस हो जाएगा। मैकेनिज्म में क्या होता है, सोडियम की रिटेंशन हो रही है। इन केस हम देख लेते हैं किडनी के केस में कि सोडियम जो है उसकी रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह से क्या होगा कि बीपी जो है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़, कार्डियक आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और फिर वो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, किडनीज़ जो बॉडी है वो क्या करेगी कि सोडियम को बैलेंस करने की वजह से उसको मेंटेन करने के चक्कर में जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देगी। किडनीज़ को जो है वो फोर्स करेगी कि वो सोडियम को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट करे। इसमें एक आ जाता है प्रेशर नेट्रीयूराइसिस। इसको हम देखते हैं कि प्रेशर नेट्रीयूराइसिस क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है उसकी किडनीज़ जो हैं वो अगर एक कंसिस्टेंट हाई बीपी आ रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है उसको, तो उसकी किडनीज़ जो हैं वो इम्पेयर हो जाएंगी, यानी कि उनकी एबिलिटी एक्सक्रीट करने की सोडियम को वो इम्पेयर हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि इसमें प्रेशर नेट्रीयूराइसिस में कि वो बॉडी के सोडियम बैलेंस को बॉडी जो है वो कोशिश करेगी कि उसको मेंटेन किया जाए और फिर इस केस में जो है वो बीपी को इंक्रीज़ कर रही होती है और फोर्स कर रही होती है ये किडनी को कि वो साल्ट को फिल्टर आउट करें बहुत ज़्यादा। ये एक प्रेशर नेट्रीयूराइसिस यानी कि इस केस में एक मैकेनिज़्म चल रहा होता है कि क्या होता है कि बॉडी जो है वो सोडियम बैलेंस को जो है वो मेंटेन करने के चक्कर में बीपी इंक्रीज़ कर देती है और उसकी वजह से क्या होता है किडनी पे यानी कि ज़ोर पड़ता है कि वो सोडियम को जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ करे। तो ये एक मैकेनिज़्म चल रहा होता है इस केस में। नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकेंड मैकेनिज़्म क्या है, न्यूरो हार्मोनल एक्सिस। अब इसमें दो सिस्टम चल रहे होते हैं, एक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम और सेकंड नंबर पे आ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी हो जाएगी इस केस में। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम में रास में क्या होता है कि अगर ओवर एक्टिविटी हो रही है तो उससे क्या होगा कि एंजियोटेंसिन जो है वो वेजोकंस्ट्रिक्टर है ना, एक एंजियोटेंसिन 2 जो है वेजोकंस्ट्रिक्टर के तौर पे काम करता है। तो वो क्या करेगा, वो एल्डोस्टेरोन के जो है वो रिलीज़ को स्टिमुलेट करेगा और नेक्स्ट एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा प्रमोट कर देगा। यानी कि नॉर्मली जो है एल्डोस्टेरोन का काम जो होता है क्या होता है कि बीपी को रेगुलेट करना है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। तो इसमें क्या होगा कि इस केस में कि हाइपरटेंशन है, एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से सोडियम और किडनी की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है और फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिविटी, इसमें क्या होगा कि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगी, वेसोकंस्ट्रिक्शन को प्रमोट करेंगी ये सारी एक्टिविटीज़ और रेनिन को स्टिमुलेट करेंगी कि वो और ज़्यादा रिलीज़ हो किडनी से। नेक्स्ट आ जाता है कि टारगेट ऑर्गन डैमेज क्या है इस केस हाइपरटेंशन के केस में। सबसे पहले हार्ट सेंसिटिव जो है, मतलब कि हार्ट का काम क्या होता है, इसका काम होता है बीपी को कंट्रोल करना।
तो अगर सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है, ब्लड सप्लाई काम है ना इसका, तो अगर सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है तो वो एक प्रेशर डालेगा हार्ट के ऊपर, जिसकी वजह से जो है उससे डैमेज पहुंच सकता है। इसमें आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इस केस में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को जो है वो हार्ट में इसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा कि इन केस हाई बीपी है तो और ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, और ज़्यादा ब्लड आएगा, और ज़्यादा काम होगा इसको। तो ये क्या करेगा, इसका हार्ट मसल्स जो हैं वो थिकन करना शुरू कर देंगे क्रॉनिक प्रेशर ओवरलोड की वजह से। ओवरलोड की वजह से ये जो है वो थिक होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इनकी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी, साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। मायोसाइट्स जो हार्ट के सेल्स हैं वो उनकी इन्लार्जमेंट हो जाएगी और इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस के रिजल्ट्स क्या आते हैं कि ये डायस्टोलिक डिसफंक्शन के लिए एक मेजर रिस्क फैक्टर है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है कि हाइपरटेंशन जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस को एक्सेलरेट करती है। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन के ये आर्टरी वॉल्स में जो हैं इनसाइड या ऑन जो हैं ये फैट, कोलेस्ट्रॉल या कोई और सब्सटेंसेस की जो है वो प्लेक्स बने होते हैं। कॉन्सिक्वेंस इसका क्या होगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया या हार्ट अटैक वगैरह हो जाएंगे इसमें। यानी कि हाइपरटेंशन जो है एक खुद बीमारी नहीं है, खुद एक डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे डैमेज कॉज कर सकती है, बहुत सारा यानी कि बॉडी को जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट आ जाता है कि नेक्स्ट पैथोलॉजी क्या, टारगेट ऑर्गन की ब्रेन और किडनीज। ब्रेन जो है ये भी एक सेंसिटिव ऑर्गन है, तो ब्रेन और किडनीज़ को भी जो है हाइपरटेंशन नुकसान पहुँचाता है। ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन के केस में क्या होगा, सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज़, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेलरेट हो जाएगी। लेक्युलर इन्फार्क्ट्स में क्या होता है, ये ब्रेन में जो है वो छोटे छोटे डीप इन्फार्क्ट्स होते हैं, ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से होते हैं। और चारकोट बोचर जो है माइक्रो एनोरिज्म में क्या होगा कि स्मॉल वेसल्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगी और इंट्रासेरिब्रल हैमरेज को लीड करेंगी, यानी कि जो इंट्रासेरिब्रल स्पेसिस होंगी या वो जो ब्रेन के अंदर की जो है वो ब्रेन को बेसिकली जो है वो नुकसान पहुंचाएंगी, वहाँ जो है वो हैमरेज कॉज करेंगी, डैमेज कॉज करेंगी। डायमेंशिया होगा, वेस्कुलर डायमेंशिया फ्रॉम मल्टीपल स्मॉल इन्फार्क्ट्स। किडनीज़ के केस में क्या होता है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोसेक्लोरोसिस में क्या होगा, बिनाइन नेफ्रोसेक्लोरोसिस में इसमें भी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के जो हैं वो यानी कि एक इसमें मतलब कि प्लेक्स वगैरह बने होते हैं। ग्लोमेरुलर सेक्लोरोसिस हो सकता है, वेजल वॉल्स जो हैं वो थिकन हो जाती हैं। इसके रिजल्ट में क्या होगा, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगा और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ भी। नेक्स्ट आ जाता है कि वेस्कुलेचर और आइज़ में किस तरह से डैमेज होता है। वेस्कुलेचर में क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस सेम के हाइपरटेंशन जो है ये एक मेजर कॉज है, ये एक रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए आयोटा में या कोरोनरी कैरोटिड किसी भी आर्टरीज़ में। आयोटिक एनोरिज्म आ जाता है नेक्स्ट, या डायसेक्शन। इसमें क्या होगा कि क्रॉनिक प्रेशर जो है वो इलास्टिक टिश्यूज़ को जो है वो वीक करेगी, डायलेशन की तरफ लीड करेगी और टीयरिंग की तरफ। नेक्स्ट आ जाता है आइज़ में क्या होता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में कि वेजो कंस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से हेमरेजेस हो रहे हैं, एक्सीडेट्स और आर्टीरियो वेनस निकिंग हो रही है। सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा कि रेटिना जो है ये एक डायरेक्ट नॉन इन्वेसिव व्यू प्रोवाइड करता है। तो हम जैसा कि हमने देखा कि पीछे भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि किस तरह से मल्टीपल ऑर्गन्स को जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से डैमेज पहुंच रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज या और मैग्नेट हाइपरटेंशन। इसमें क्या होगा कि हाई बीपी वेयर हाई बीपी चल रहा है 180 से भी जो है वो इंक्रीज़ कर गया और इसमें फिर प्रोग्रेसिव एक्यूट ऑर्गन डैमेज जो है वो एविडेंस के तौर पर मिल रहे होते हैं कि ये टारगेट ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज बीपी जो है हाई बीपी पहुंचा रहा है हाइपरटेंशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी यानी कि इंसेफेलोपैथी से रिलेटेड जो है वो ये सारी सिम्टम्स नज़र आती हैं। एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर, इसमें पल्मोनरी एडीमा आ जाता है। प्रोग्रेसिव रीनल फेलुअर जो है वो रैपिड हो रहा है। रेटिनल हेमरेज और पेपल एडीमा। और नेक्स्ट इसकी पैथोलॉजी क्या आ जाती है कि फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है वो नज़र आती है आर्ट्रियोल्स में। विजल वॉल जो है वो सीवियरली डैमेज हो जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक आउट होना शुरू हो जाते हैं, फिब्रिन डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस वाला माहौल बन जाता है। तो यहाँ पे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस नज़र आती है। नेक्स्ट हो जाता है डायग्नोस्टिक वर्कअप, हम किस तरह से जो है वो हाई बीपी को या हाइपरटेंशन को जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। एक्यूरेट जो है वो बीपी की मेजरमेंट्स की जाएँ। इन्वेस्टिगेशंस यानी कि ऑर्गन डैमेज जो है अगर हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है तो उनको भी जो है वो असेस किया जाए।
किस तरह से कर सकते हैं? ईसीजी करवा सकते हैं। किस लिए? वो जो हमने अभी डिस्कस किया था लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, उसके लिए ईसीजी करवा सकते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं किडनी को असेस करने के लिए, यूरिन एनालिसिस, लिपिड प्रोफाइल, ये सारे टेस्ट जो हैं वो करवा के हम डायग्नोस कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। मैनेजमेंट गोल्स क्या होते हैं कि बीपी को टारगेट लेवल्स तक रिड्यूस किया जाए, नॉर्मल लेवल्स तक उसको लेके आया जाए। वो किस तरह से किया जा सकता है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट चेंज की जाए, एक बैलेंस डाइट यूज़ की जाए, सॉल्ट की रिस्ट्रिक्शन हो, सॉल्ट या तो बिल्कुल ही कम कर दे खाना या बिल्कुल ख़त्म कर दे। वेट लॉस ओबेसिटी के केस में रेगुलर एक्सरसाइज के अगर आप मतलब कि कोई मूवमेंट नहीं है आपकी, लाइक किसी फ्रैक्चर की वजह से भी जो है वो बेड रेस्ट मिलता है तो उसकी वजह से भी जो है मसले होते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज की जा सकती है ब्लड प्रेशर को जो है वो मैनेज करने के लिए। अब आ जाता है कि हाइपरटेंशन को जो है वो किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि अपने बीपी को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। सॉल्ट जो है उसका इंटेक बहुत कम किया जाए, पोटाशियम का इंटेक ज़्यादा किया जाए, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर ओबेसिटी है तो उस केस में जो है वो बॉडी वेट को मेंटेन किया जाए। फिज़िकली एक्टिव होना चाहिए, एक्सरसाइज की जाए और डेली बेसिस पे, और अल्कोहल का इंटेक जो है वो भी कम कर दिया जाए या बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। स्मोकिंग को भी ख़त्म किया जाए। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से जो है वो बीपी को इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी।